नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बातों ही बातों में। जी हाँ, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल राजपूत। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख के नतीजों के बाद मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ पवन सैनी जी के साथ वार्तालाप। जी हाँ, आज मेरे साथ में मौजूद हैं पवन सैनी जी। पवन सैनी जी, पहले तो मैं स्वागत करूँगा आपको दोबारा से। धन्यवाद कि आप मेरे चैनल, आपके अपने ही चैनल पे आए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इस वार्तालाप को कंटिन्यू आप रखना चाह रहे हैं तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। अच्छा पवन सैनी जी, हरियाणा के नतीजे निकल के आ गए और 8 तारीख को पता भी चल गया कि हरियाणा में कौन सी सरकार आ चुकी है। और आपको कैसे पता लगा कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस ना होकर के बीजेपी आएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कि हम पहले मिले थे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हवा है उसमें दम नहीं है, ना एक आंधी है ना तूफान है जी क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पे होता है वो हरियाणा के अंदर दिखता नहीं है क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता होगा जाट डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। जी पर जाट डोमिनेंसी इस कदर होती है कि वो सामने हवा में ज़रूर दिखती है, जी लेकिन जो अदर जो पीपल्स होते हैं, अदर कास्ट के लोग होते हैं, उनके मनों में नहीं होती है। जी यही केस कांग्रेस के साथ रहा क्योंकि कांग्रेस ने जब अपने पूरे विधायक वगैरह जो बनाने चाहे वो हुड्डा जी को दे दी। जी 90 में से 72 सीटें हुड्डा जी ने बांटी, बाकी कुछ बटी हुई सीटें थी वो कांग्रेस के जो उच्च आयोग है उनसे या शैलजा जी से पूछ के दी गई। तो उसका उनको खामियाजा हुआ क्योंकि 72 सीटें में से मेजॉरिटी जाट सीटें दी गई हैं हुड्डा जी को, जितने भी कैंडिडेट जाट दिए गए। जी तो उससे क्या हुआ ना, जो अदर कास्ट थी वो थोड़े डर गई। जी आपको बता दूं एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लोग बीजेपी को चाह नहीं रहे थे, पर जो हवा बनाई गई हुड्डा जी द्वारा जाटों की, तो लोगों के मन में एक डर आ गया कि अगर हर सत्ता का हर चाबी जी जो जितनी भी आनी है वो अगर जाटों को दे दी जाएगी तो फिर अदर कास्ट का हरियाणा में वर्चस्व क्या रहेगा। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो ज़मीनी स्तर पे नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट थिंग शैलजा जी का फैक्टर, जो सबको लग रहा था कि नेगेटिव है, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना, पर शैलजा जी के फैक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। एससी भाई एसटी भाई जो हमारे हैं उन्होंने उनकी बात को दिल से रखा और इसीलिए वो कांग्रेस को वोट नहीं दे पाए। ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ जो हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी और जो हुड्डा जी हैं वे एक राजा है, एक तरीके से अपने आप को ऐसा शो किया गया कांग्रेस द्वारा हरियाणा के अंदर। तो जो उनके जो साथ के काम करने वाले लोग हैं उनमें थोड़ी दबंगई आ गई, कुछ गाँव में बहुत सी घटनाएं सुनने में आई, इस कारण से भी उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और ये चीज़ें नतीजों में आई। विट्स बीजेपी का साइलेंट वोटर, ये बहुत मतलब लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते। बीजेपी का जो वोटर होता है कभी बोलता नहीं मैं किसको वोट देने वाला हूँ, ये सदियों से चला आ रहा है बीजेपी का साइलेंट वोटर और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है साइलेंट वोट, क्योंकि और किसी पार्टी का वोटर कभी साइलेंट नहीं रहता। जी आप चाहे सपा देख लो, बसपा देख लो, इनेलो देख लो, कांग्रेस देख लो या फिर कोई भी पार्टी हो, सबका वोटर साइलेंट नहीं रहता। लेकिन बीजेपी का जो वोटर होता है वो हमेशा साइलेंट रहता है। देखो एग्जिट पोल का दो मेरे नज़र में मेन फैक्टर है जिनके कारण ये हुआ। पहला फैक्टर तो ये एग्जिट पोल का जो मापक के लिए जो लोग थे, वो जो फैक्टर था कि बहुत कम लोगों में उनका एग्जिट पोल लिया गया। 13-14 हज़ार लोग थे टोटली, जो हर एग्जिट पोल का मिला के टोटल अमाउंट था लोगों का जिनसे पूछा गया। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ एग्जिट पोल हुए जाट बहुमूल्य क्षेत्र पे, जो आपकी जो बेल्ट है जाट की उसी बेल्ट पे हुआ, रोहतक झज्जर या इसके आसपास के जो एरिया वहाँ पे। तो जाट बहुमूल्य क्षेत्र में जो अदर जो मैंने आपको बोला साइलेंट वोटर, वो कभी बात नहीं करेगा, तो वहाँ पे वही था उनकी डोमिनेंस, तो उन्हीं के लोग बात करे थे, उन्हीं ने बताया। दो मेजर फैक्टर ये रहे, फर्स्ट कि जाट बहुमूल्य क्षेत्र पे हुआ, सेकंड चीज एग्जिट पोल का जो मापक था वो बहुत कम था 13,000, और एक लास्ट मेरे को जो लगता है एग्जिट पोल का जो वेरिएशन हुआ, अक्सर ना आपने एग्जिट पोल को नजर देखा होगा कि एग्जिट पोल वाले लोग गाँव में गए, शहरों में नहीं गए। उनको ऐसा लगा था जो हरियाणा है वो गाँव से जो हवा चली है वो शहरों में चली गई, लेकिन उल्टा हुआ। आप बीजेपी का रिजल्ट देखो, मोस्टली डोमिनेंस बीजेपी की शहरों में आई है, गाँव में कम आई है। तो गाँव और शहर के बीच में भी कॉम्पिटिशन चलता है हरियाणा के अंदर। गाँव में आपकी कांग्रेस जीत रही है और शहरों नतीजे आ रहे थे सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तो बाजी मार ही ली है कांग्रेस ने, और ऐसी बाजी मारी है तो जो लोग जलेबियां बांट रहे हैं, वो जलेबी का उसमें क्या जिक्र आ गया, कुछ बताएंगे?
जलेबी का जिक्र शुरू किया था राहुल गांधी जी ने। जी अब क्या हुआ, उन्होंने आपने बड़ा मीम्स भी देखे होंगे, ये जलेबी की फैक्ट्री लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी तो स्टार्ट जलेबी का उनने किया था आके जब रैलियों में। अब उनका कहना था कि जो हलवाई की जलेबी है वो मतलब इतना स्केल बड़े में बननी चाहिए कि उनकी फैक्ट्री लगनी चाहिए। पर ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि मिठाइयों की इतनी बड़ी स्केल में फैक्ट्री नहीं लग सकती। जी तो उसी का बीजेपी ने तंज लेते हुए मजाक बना लिया, पूरे राज्य में जलेबी जलेबी होने लगी। अब मुद्दा ये था कि जो चुनाव में सुबह सुबह क्या हुआ, तो जलेबी दोनों पक्ष से खेली गई। पहले खेली गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि शुरुआत के जो नतीजे थे ना उसमें कांग्रेस बहुत बढ़त में चल रही थी। जब बैलेट पेपर चल रहा था या शुरुआती रुझान चल रहे थे, कांग्रेस कई जगह तो 70 पार 72 पार भी चल रही थी और बीजेपी 10-12 पे 10-12 पे। तो उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया कि हमारे राहुल गांधी की जलेबी है और हम इसको चखाएंगे सबको। तो उन्होंने सुबह सुबह 10 बजे से पहले जलेबियाँ बांटनी स्टार्ट कर दी, कई जगह बम पटाखे फोड़ दिए, कई जगह बैन चल गए। लेकिन जब एक तो हरियाणा की जो काउंटिंग थी ना वो थोड़ी मतलब एज कम्पेयर टू स्लो और स्टडी थी, कि एक पेपर एक पूरा कंप्लीट हुआ फिर दूसरा कंप्लीट हुआ, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो जब तक शुरुआत के 1-2 जो ईवीएम काउंट हुई थी, 1-2 राउंड हुए थे, तब तक तो वो जीत रहे थे। फिर जब मेजर ईवीएम्स आने लगी बैलेट पेपर के बाद, तब वो धीरे धीरे पिछड़ते रहे और उसके बाद उसका मजा लिया बीजेपी ने। तो बनाई जलेबी कांग्रेस ने, खाई बीजेपी ने। 17 अक्टूबर को सैनी सरकार बन चुकी है जी ठीक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी और अमित शाह जी के अगुवाई में उन्होंने शपथ ली है। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो जहाँ जहाँ क्षेत्र में नहीं जीती है सरकार, वहाँ पे ये सरकार काम कर पाएगी, या कैसे, क्या इसके कितने कार्य होंगे, कैसे क्या कार्य होंगे, वो बताइए। बीजेपी की सरकार कभी ऐसे नहीं दांतती कि भाई किस क्षेत्र में जीते हैं और किस क्षेत्र में हारे हैं। ये हरियाणा के अंदर एक ब्लैक पॉलिटिक्स पहले चलती थी कि जो जहाँ से जीतता है, चाहे हुड्डा जी हो, चाहे आपके अभय चौटाला जी की सरकार नेतृत्व में जो इनालो सरकार रही है वो, और चाहे कोई भी सरकार हो, जहाँ से जो जीतता था वहाँ काम हो गया। लेकिन बीजेपी की सरकार में ना ये चीज़ नहीं रही है। बीजेपी की सरकार के अंदर जहाँ जो प्रोजेक्ट पास होना होगा वहाँ होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार, आप ये नहीं कह सकते, इसको हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो स्टेट की सरकार 50% से ज़्यादा करती प्रॉपरली है, लेकिन जो सेंट्रल के रूल होते हैं ना वो 50% चलते ही चलते हैं जब दोनों एक साथ में। तो अगर मान के चलो जहाँ हारे हैं वहाँ से कोई सेंटर का प्रोजेक्ट जाना है तो स्टेट वहाँ पे सपोर्ट देगा ही देगा। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 14 साल में भी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था। हाँ ये है कि जो नायाब सिंह सैनी जी हैं उनसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने जो 100 दिन के आसपास वो रहे हैं, उस दिन के जो 100 दिन के अंदर उन्होंने जो अपने कहा है और करने की कोशिश करी है वो अभी हो तो चुका नहीं, कागजों पे तो आया है। अब वो कितना उसको लाते हैं कागजों से नीचे और आगे क्या करते हैं, वो उससे युवाओं की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, जैसे कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया। हाँ 100 दिन के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। अब हरियाणा में बीजेपी तो फाइनली आ चुकी है। अब रह गई बात कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी। इनका फ्यूचर क्या हो सकता है? देखो आम आदमी पार्टी का तो फ्यूचर 0 है, सीधी सी बात है। अब उनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि जब आप 90 सीटों पे पहली बार लड़े तब आपकी 88 में जमानत, जब आपकी बार फिर 90 में से एक सीट कम लड़े थे, फिर 88 में जमानत जम। तो इस पार्टी का तो फ्यूचर 0 है। रहा जेजेपी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो बीजेपी के साथ संगठित रहती तो शायद उनका कोई फ्यूचर बनता भी, लेकिन उसके बाद आपने देखा दुष्यंत जी के 7000 वोट भी नहीं आई। तो 7000 वोट तो कोई निर्दलीय पता नहीं कितनी बार ले जा चुके, कितने निर्दलीय आ चुके। तो जेजेपी का भी मुझे लगता है सूर्य दहन ही हो चुका है यहाँ पे। अब रहती है 2 मेजर पार्टी, एक तो कांग्रेस और इनेलो। मेरे हिसाब से इनेलो ने थोड़ा सा अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि वो बीएसपी के साथ ज्वाइन हुए। उनको जो दलित समाज है उनने सपोर्ट दिया है बीएसपी के कारण। आपकी लास्ट पार्टी है कांग्रेस। देखो कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा में अभी है, बट मुझे एक डाउट अब होने लगा है दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा साहब की अगुवाई पे, क्योंकि 3 बार हुड्डा साहब को चांस मिल चुके हैं सीएम पद के लिए। एक उम्र का तगाजा भी है कि 77 के हो चुके हैं, अगला चुनाव 82 के आसपास रहेगा, तो बहुत मुश्किल चांस है। रहा दीपेंद्र हुड्डा जी गया, तो दीपेंद्र हुड्डा पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी से, क्योंकि बहुत यंग नेता है। आपने उनको एक बार भी नॉर्मल भी आजमाया नहीं है, ना उनके कार्यकाल में कोई ऐसे कार्य हुए हैं जो बिल्कुल ही याद रखे जाने वाले हैं। तो एक जो जाट बहुमूल्य फेस था हुड्डा का,
वो मुझे डूबता दिख रहा है। मुझे लगता है हरियाणा के अंदर कोई अगर जाट पार्टी के हिसाब से देखना होगा तो किसी और को जाटों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जाटों को, क्योंकि हुड्डा का फेस अब डल हो चुका है। 3 बार हार बहुत बड़ी बात होती है। आगे जाके कांग्रेस उन्हें सीएम का चेहरा नहीं देखेगी। मैं अपने प्यारी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि ये वार्तालाप कंटिन्यू रहेगी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में, और पवन जी से हम ये वार्तालाप कंटिन्यू करते रहेंगे।